जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित। साथियों, कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में प्रयोग संख्या 3 तक आपने वीडियो देख लिया होगा। आज के वीडियो में प्रयोग संख्या 4 से स्टार्ट करते हैं। प्रयोग संख्या 4 एक हेडिंग बनेगा। प्रयोग संख्या 4 के अंतर्गत एक हेडिंग बनाओगे उद्देश्य। उद्देश्य में लिखोगे एक स्थायी स्लाइड की सहायता से वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण का अध्ययन। फिर दूसरी हेडिंग बनेगी आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में लिखोगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण का एक स्थायी आरोपण संयुक्त सूक्ष्मदर्शी साफ सूती कपड़ा। फिर दूसरी हेडिंग बनेगी टिप्पणी। टिप्पणी में लिखोगे पहला पॉइंट सूक्ष्मदर्शी की फिक्स स्थायी स्लाइड पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट पराग कण एक कोष के अगुणित संरचनाएं हैं जो पुमंग के पराग कोषों में निर्मित व विकसित होती है। नंबर 3 पराग कण के ऊपर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती है, पहला बाह्यचोल दूसरा अंतःचोल। फिर पॉइंट 4 बाह्य भित्ति जनन छिद्र के स्थान पर फट जाती है और एक नलिका सदृश संरचना निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। नंबर 5 पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय तक पहुंचाती है। नंबर 6 पराग नलिका में ही जनन केंद्रक के विभाजन से 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। नंबर 7 पॉइंट में लिखोगे एक नर युग्मक अंडकोश का के संयोजन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पेज से प्रयोग संख्या 4 का ही है। नेक्स्ट पेज पर लिखोगे तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के संयोजन के पश्चात त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। नंबर 8 पॉइंट हो जाएगा। नंबर 9 में लिखोगे बीज का निर्माण बीजांड से हो तथा फल का निर्माण अंडाशय से होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सावधानियां में लिखोगे स्थायी आरोपित स्लाइड को बार बार हिलाना नहीं चाहिए। सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड में दर्शित विभिन्न प्रस्ताव के पहले न्यूनदर्शी अभिदर्शक में, उसके बाद उच्च आवर्धक अभिदर्शक में देखना चाहिए। अब प्रयोग संख्या 4 का ये चित्र है। चित्र आप देख सकते हैं। चित्र को छोटा करके नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि इसमें छोटा नहीं हो सकता है, तो आप चित्र को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसलिए मैं रोक कर वीडियो दिखा दे रहा हूँ। ये आपका चित्र है, इस तरह बनेगा। ये आपका चित्र है। क्लियर। फिर प्रयोग संख्या 4 का ये दूसरा चित्र है। 2 चित्र है, ये और ये, तो दोनों चित्र आप बना लीजिएगा वीडियो रोक कर अच्छे से। अब प्रयोग संख्या 5 पर आते हैं। प्रयोग संख्या 5 में लिखोगे एक हेडिंग बनेगी उद्देश्य में लिखोगे आरोपित स्थायी स्लाइड स्टेन के ब्लास्टुला के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन। फिर ऐसे हेडिंग बनेगी आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में लिखोगे स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट की स्थायी स्लाइड, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, प्रायोगिक फाइल, प्रायोगिक पुस्तक, रबर पेंसिल आदि। फिर हेडिंग बनेगी पहचान के लक्षण। पहचान के लक्षण के अंतर्गत ब्लास्टुला प्रौस्था भ्रूणीय विकास की प्रथम प्रौस्था है। नंबर 2 स्तनी के ब्लास्टुला के अनुप्रस्थ काट में 64 कोशिकाएं होती हैं। नंबर 3 ब्लास्टुला गोलाकार खोखली गेंद सदृश संरचना होती है। नंबर 4 ब्लास्टुला की बाहरी आवरण की कोशिकाएं ट्रोफोल्डम या ट्रोफोब्लास्ट कहलाती हैं। ये गर्भाशय से पोषक तरल अवशोषित करती है। ब्लास्टुला प्रौस्था भीतरी कोशिकाएं को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। फिर इसी के अंतर्गत दूसरे पेज पे लिखोगे ब्लास्टुला की ट्रोफोल्डम व एम्ब्रियोब्लास्टम ब्लास्ट के मध्य एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। नंबर 4 ब्लास्टुला प्रौस्था को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं।
फिर एक हेडिंग बनेगी सावधानियाँ। सावधानियाँ में लिखोगे सूक्ष्मदर्शी में निरीक्षण करते समय फोकस की गई स्लाइड के अनावश्यक हिलाना नहीं चाहिए। नंबर 2, सूक्ष्मदर्शी में निरीक्षण करते समय फिक्स की गई स्लाइड का सरल एवं नामांकित चित्र टिप्पणी सहित बनाना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के पश्चात स्वच्छ कपड़े से साफ करके उसे बॉक्स में रखना चाहिए। फिर इसका चित्र बनेगा, चित्र आप देख सकते हैं। प्रयोग संख्या 5 का चित्र है। आगे आपका प्रयोग संख्या 6। प्रयोग संख्या 6 में लिखोगे उद्देश्य वायु परागकण के लिए अनुकूलन का अध्ययन। वायु परागकण के लिए अनुकूलताएं। फिर पॉइंट 1 में लिखोगे वायु परागित पुष्प प्राय एक लिंगी होते हैं। पुष्प के आकार छोटे होते हैं। पुष्पों में परागकण अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रायः लंबे एवं पतले होते हैं। पुष्पों के वर्तिकाग्र लंब एवं बाहर की ओर निकले रहते हैं। फिर एक हेडिंग बनेगी प्रेक्षण। प्रेक्षण में लिखोगे मक्का का पौधा द्विलिंगी होता है और पुष्प एकालिंगी होता है। फिर मक्का एक बीजपत्री होता है। फिर पुष्प छोटे रंगहीन गंधहीन और मकरंद रहित होते हैं। पुष्प पूर्ण समूह का विकसित होते हैं और लटके हुए होते हैं। फिर पराग कोश बहुमुखी पराग हल्के छोटे और मटमैले होते हैं और वर्तिकाग्र बाल सदृश होते हैं। फिर प्रयोग संख्या 7 आ जाएगा। प्रयोग संख्या 7 में लिखोगे उद्देश्य में लिखोगे कीट परागकण एवं कीट परागण के लिए अनुकूलताएं। कीट पराग के लिए अनुकूलताएं के अंतर्गत हेडिंग बनेगी कीट परागित पुष्प चमकीले एवं रंगीन होते हैं। फिर नंबर 2 में लिखोगे पुष्प तेज सुगंध वाले मकरंद युक्त होते हैं। नंबर 3 पुष्प प्रायः आकार में बड़े एवं छोटे पुष्प सदैव गुच्छों में होते हैं। नंबर 4 परागकण संख्या में कम चिपचिपे या सलमय होते हैं। पुष्पों में वर्तिकाग्र चिपचिपा खुरदरा एवं चपटा होता है। फिर प्रेक्षण में लिखोगे मधुमक्खी द्वारा परागकण। पुष्पों में रंगों के अतिरिक्त भी कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। पुष्पों में ये चिन्ह बिंदुधारियों अथवा अन्य रूपों में भी हो सकते हैं। ऐसे पुष्प जो मधुमक्खी से परागित होते हैं उनके पुष्प चिन्ह पराबैंगनी किरणों को परिवर्तित कर देते हैं, जिसमें मधुमक्खी पुष्पों को सरलता से ढूंढ लेती है। मधुमक्खी पुष्पों के परागकणों को अपने पिछले पैरों के बीच के खंड में विकसित एक विशेष पराग टोकरी में अपने लाखा के विकास के लिए एकत्रित करती है। फिर प्रयोग संख्या आ जाएगा 8। प्रयोग संख्या 8 में लिखोगे उद्देश्य में लिखोगे समीपवर्ती फसलों के पुष्पों में भैलिया लगाकर अध्ययन करना। फिर आवश्यक सामग्री लिखोगे। आवश्यक सामग्री के अंतर्गत 3-4 फसली पौधे गमले में लगे हुए पॉलीथीन की भैलिया, धागा, हैंड लेंस आदि। फिर टिप्पणी में समीपवर्ती फसलों के पौधों के पुष्पों को छोटे भैलियों से ढक देते हैं ताकि इन पुष्पों का परागण अंतःक्षित परागकणों द्वारा न हो सके।
फिर दूसरे प्रश्न, इन थैलियों का निर्माण पॉलीथीन, कागज, पतले कपड़े अथवा चार्जमेंट पेपर द्वारा होता है। नंबर 3, भेलियों को कहीं कहीं पर छेद बनाकर पुष्पों में वायु प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। परागकणों का छिड़काव दुर्बल पुष्पों पर पुनः करने के पश्चात भेली को पुनः कस देते हैं। फिर एक हेडिंग बनेगी, तितलियों द्वारा परागण। तितलियां व स्लभ कीट वर्गगण लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत सम्मिलित कीट है। इनका विशेष लक्षण इनकी का लंबा व कुंडलित होना है। इसी से तितलियां सरलतापूर्वक पुष्पों की परागित कर देती है। तितलियां केवल उन्हीं पुष्पों पर जाती हैं जिसमें मकरंद दाल नलिका के आधार पर स्थित होती हैं, जैसे अक्रीड। फिर चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ रात्रिचर स्तनी है। ये पुष्पों को केवल गंध के आधार पर ढूंढ पाते हैं। चमगादड़ को जिह्वा अत्यधिक लचीली तथा नुकीली होती है। चमगादड़ वृक्ष की डाल पर बैठकर अपना सिर दलपुंज नलिका के समीप ले जाकर मकरंद का पान करता है। ऐसा करने से पश्चात जब यह अपना सिर पुष्प से बाहर निकालता है तो परागकण चमगादड़ के सिर व पीठ पर बहुत अधिक संख्या में चिपक जाते हैं। चमगादड़ द्वारा रात्रि में खिलने वाले केवराई एवं एंगेव आदि में परागकण की क्रिया होती है। तो आपका प्रयोग संख्या 8 भी कंप्लीट हो गया है। ये तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।